दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, अपन लोग पढ़ रहे थे प्रायोगिक भूगोल वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में, जिसमें अपन ने 3 टॉपिक देख लिए हैं। आज अपन महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इस टॉपिक से लगभग आपकी प्रत्येक बार एक क्वेश्चन आता है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। देखिए साथियों, महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न सिद्धांत दिए हैं, जिसमें अपन बात करेंगे प्रमुख सिद्धांतों की। तो पहला सिद्धांत अगर अपन बात करें महाद्वीप और महासागरों में, तो पहला सिद्धांत आपका आएगा लॉर्ड केल्विन का सिद्धांत है और यह है वायवल्य कुंडलाकार सिद्धांत, नेबुला सिद्धांत भी कहते हैं। और पृथ्वी के उत्पत्ति का पहला सिद्धांत अगर कहें तो ये केल्विन ने ही दिया था और इस सिद्धांत को वायवल्य कुंडलाकार निहारी का सिद्धांत कहते हैं और यह सिद्धांत 1844 में दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार अपन बात करें क्या क्या बात की गई, तो देखिए इस सिद्धांत में कहा गया कि पृथ्वी प्रारंभ में एक गर्म गैस का गोला था और जिसमें विभिन्न प्रकार के धूल के कण भी शामिल थे। दूसरी बात इसमें कही गई कि लंबे समय बाद जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य से दूर होती गई वैसे वैसे पृथ्वी ठंडी होती गई और इस कारण ठोस तत्व संगठित होते गए और वायु बाहर आती गई। परिणाम स्वरूप स्थल मंडल और वायुमंडल का निर्माण हुआ। यह केल्विन के द्वारा कहा गया था। दूसरा सिद्धांत आपका आता है लेपवर्थ और लव का सिद्धांत है और इस सिद्धांत में अगर अपन देखें तो इसके अनुसार आरंभ में जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक थी तब अत्यंत गर्म थी, परंतु जैसे ही सूर्य से दूर होने लगी वैसे वैसे ऊष्मा कम होती गई और इस कारण पृथ्वी में संकोचन प्रारंभ हुआ। इसके कारण पृथ्वी के बाह्य भागों में विभिन्न प्रकार के वलन बन गए और कुछ भाग ऊपर उठ गए और कुछ भाग नीचे बैठ गए। जो भाग ऊपर उठ गए महाद्वीप और जो भाग नीचे बैठ गए वो महासागर कहलाए। और वर्ष 1907 में लव नामक विद्वान ने गणितीय सूत्रों का विभाजन किया था और यह सिद्धांत लेपवर्थ और लव ने दिया था। तो ये दोनों सिद्धांत आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। इनमें इनमें यही याद रखना है कि सिद्धांत किसने दिया है, कब आया था, इतना याद कर लेना। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि इतना ये महत्वपूर्ण है नहीं। तीसरा सिद्धांत है लिथियन ग्रीन का चतुष्फलकीय सिद्धांत। यह 1875 में दिया था। इसमें भी आपको विशेष रूप से यही याद रखना है कि चतुष्फलकीय सिद्धांत किसने दिया था, तो लिथियन ग्रीन ने दिया था। और इस सिद्धांत की कुछ बातें देख लेते हैं, याद आपको रहे तो ठीक है, बाकी इतना तो आपको याद करना ही है कि चतुष्फलकीय सिद्धांत किसका है। इसमें कहा गया है कि स्थल व जल त्रिभुजाकार रूप में पाया जाता है। महाद्वीप और महासागरों का एक दूसरे के विपरीत भाग में पाया जाना, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता तो दक्षिण गोलार्ध में जल की अधिकता का होना और चतुष्फलक में इसलिए इस तरीका का इन्होंने यह यानी डायग्राम के माध्यम समझाया था कि इस तरीके से महाद्वीप है। और अगला सिद्धांत है एफ डी टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यह काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो एफ डी टेलर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, इस बात का ध्यान रखना। और कब दिया, तो सिद्धांत दिया 1908 में, प्रकाशन हुआ था 1910 में। और इस सिद्धांत की मुख्य बातें क्या है, तो देखिए इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य की बात करें तो पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। टर्सरी युग जैसे रॉकी, एंडीज, हिमालय और आल्प्स जो पर्वत थे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसका पता लगाना था। और बाद में देखिए इन्होंने माना कि उत्पत्ति का कारण क्या है, तो देखिए टेलर के अनुसार इन पर्वतों की उत्पत्ति महाद्वीपों के प्रवाह और विस्थापन के कारण होना बताया। महाद्वीप सियोल भूपट्टी का भाग है जो कि अतरल अवस्था में सीमा पर गतिशील है। विस्थापन की दिशा इन्होंने क्या बताई, टेलर के अनुसार महाद्वीप दो दिशाओं में गति कर रहे हैं। एक तो 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं, यानी दो भागों में गति कर रहे हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें अपन 0 डिग्री की ओर, क्रिटेशियन युग के पृथ्वी का उत्तरी भाग लॉरेंशिया और उत्तरी ध्रुव के निकट तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना दक्षिण ध्रुव की निकटता और केंद्र अपसारी बल के कारण यह दोनों भाग 0 डिग्री की ओर गतिशील होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम से पूर्व वाले पर्वत उत्पन्न हुए। और पश्चिम की ओर गति अपन देखें तो देखिए चंद्रमा के आकर्षण शक्ति और घूर्णन ज्वारीय बल के कारण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम की ओर गति करी। इसके परिणाम स्वरूप रॉकीज और एंडीज पर्वत उत्पन्न हुए। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है विशेष रूप से टेलर के सिद्धांत में कि महाद्वीप किस दिशा में गति कर रहे हैं और टेलर ने सिद्धांत कब दिया था और नाम क्या, इतना याद करना बहुत है। अगला है कोबर का भूसंहति सिद्धांत।
तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि भूसंरचना सिद्धांत किसने दिया था? कॉपर। यह महत्वपूर्ण है। बाकी कुछ बातें अपन पढ़ लेते हैं। कॉपर ने पर्वतों की उत्पत्ति के संदर्भ में भूसंरचना सिद्धांत दिया और सिद्धांत में निम्न 3 चरणों में समझा जा सकता है। पहला इन्होंने बताया धरातल का निर्माण। कॉपर के अनुसार जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य से दूर हुई वैसे वैसे उसकी ऊष्मा में क्षय होता गया और क्षय के कारण पृथ्वी ठंडी होकर संकुचित होने लगी और इससे संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण हुआ, जो लेथेजेनोसिस कहते हैं। दूसरी है संकोचन की प्रक्रिया में कुछ क्षेत्र नीचे धंस गए और कुछ क्षेत्र ऊपर उठे रहे। परिणाम स्वरूप कहीं भूसंरचना का निर्माण हुआ और इस चरण को ओरोजेनेसिस कहा गया। तो ये भूसंरचना का सिद्धांत था और इस तरीके से इन्होंने समझाया है कि किस तरह पर्वतों का निर्माण हुआ। और भूसंरचना के अग्रभाग में नदियाँ उत्पन्न होती हैं जो भिन्न भागों में जल गिराती है। इस कारण नदियाँ अपने साथ जो अवसाद लाती है जो ओरोजन में एकत्रित होते जाते हैं। इन ओरोजन में भार के कारण ओरोजन में धसान होता है, जिसके अग्रभाग संकुचित होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप मध्य अवसाद ऊपर उठ जाते हैं जो पर्वत निर्माण का कारण बनते हैं। और टैथिस भूसंरचना से हिमालय का निर्माण हुआ। इस पूरी प्रक्रिया को गिलाटोजेनेसिस कहते हैं, या जिस तरीके से निर्माण हुआ है। तो आपको यही ध्यान रखना है इसमें महत्वपूर्ण कि भूसंरचना का सिद्धांत किसने दिया था? कॉपर ने। और किससे संबंधित है? तो पर्वतों की उत्पत्ति से। और अगला सिद्धांत है वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, और यह इस बार संस्कृत विभाग में पूछा गया था। इसमें आपको इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये वो ध्यान में रखनी है। दूसरा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी? तो वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर जर्मनी के जलवायु वैज्ञानिक थे। 1912 में वैगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया, जो कि 1922 में प्रकाशित हुआ। इसमें निम्न उद्देश्य थे। पहला था जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना। दूसरा, महासागर और महाद्वीपों के प्रवाह का विश्लेषण करना। वैगनर ने इस सिद्धांत की पूर्व निम्न मान्यताएं क्या थी? देखिए, सियोल सीमा पर अस्थिर अवस्था में है। संपूर्ण महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इस विशाल महाद्वीप को वैगनर ने पेंजिया कहा। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखें, इस पेंजिया स्थलखंड के सारा और विशाल जलखंड भाग था, उसे पैंथालासा कहते हैं। पेंजिया और पैंथालासा ये कई बार पूछा गया, इसका आपको ध्यान में रखना है। यानी ये पेंजिया है। पेंजिया किसको कहा गया? जो विशाल स्थलखंड है उसको तो कहा गया पेंजिया, और पेंजिया के चारों ओर जो जल था उसको कहा गया पैंथालासा। तो ये ध्यान रखना है, यानी इसी तरीके से परिभाषा आएगी। कालांतर में पेंजिया के विखंडन शुरू हुआ और विखंडन के परिणाम स्वरूप पेंजिया महाद्वीप 2 भागों में लोरेंशिया से उत्तरी अमेरिका व गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बने। यानी जैसे ये पेंजिया था, इसके 2 भाग हो गए। ऊपरी भाग तो हो गया लोरेंशिया और दक्षिणी भाग हो गया गोंडवाना लैंड। बीच में जो पानी आ गया तो वो हो गया टैथिस सागर, और चारों तरफ जो जल था उसको कहते हैं पैंथालोसा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जुरेसिक काल में लोरेंशिया और गोंडवाना लैंड के मध्य जल भर गया, जिसे टैथिस सागर कहते हैं। ये अपन ने यहाँ पर देखा। अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर बनने प्रारंभ हुए और इस समय दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से अलग होना आरंभ हो गया। इसके परिणाम स्वरूप अंटार्कटिका महाद्वीप बना। तो ये कुछ इस तरीके से बना। आगे क्रिटेशियस काल के बाद पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप बनना आरंभ हुआ। वैगनर ने भी टेलर की बात ये मान्यता दी थी कि महाद्वीप 2 दिशाओं में प्रवाह हो रहे हैं, पश्चिम दिशा और 0 डिग्री की ओर। लेकिन इसने कुछ सिद्धांत तो साक्ष्यों के साथ दिए। वैगनर पहला विद्वान था जो अपने सिद्धांत के साक्ष्यों के साथ प्रमाणित करने का प्रयास किया, और इस कारण इसके भूभौतिकी का पहला वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। और पहला इन्होंने बताया था जिग्साफेड का सिद्धांत, और यह इस बार पूछा गया था। जिग्साफेड का सिद्धांत क्या था? यह महाद्वीप है, और जिग्साफेड में क्या होता है कि दोनों किनारों में एक तरह की अपन कहें कि विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे महाद्वीपों के पूर्वी एवं पश्चिमी किनारे में अगर मिला दिया जाए तो सभी महाद्वीप विशाल भूखंड रूप ले लेते हैं। इस कारण महाद्वीपों के उत्तरी किनारे जिग्साफेड कहलाए। ऐसे अपन इसमें देखें, जैसे ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा था और ये अफ्रीका का हिस्सा, इस दोनों को मिला दिया जाए, दोनों फिट हो रहे हैं इसीलिए। और इस साइड भी आप देखें, बाकी कई वनस्पतियाँ भी सेम पाई गई और भी पशु पक्षी भी यहाँ पर सेम तरीके के पाए गए। इसी के कारण सामान जो अपन कहें कि समान विशेषताओं के कारण इसको जिग्साफेड कहा गया। दूसरा था जीवाश्मों में समानता। कैसे? जैसे साइनोजेरे दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तथा अफ्रीका के पश्चिमी तटों में पाया जाता है, और मैसूरियर अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। ग्लासोप्लेटेसिस ये ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है।
और लेगोसूरियर ये ऑस्ट्रेलिया भारत अफ्रीका में पाया जाता है। और चट्टानों की समानता, महाद्वीपों के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर पाए जाने वाले चट्टानों की आयु और उनकी रासायनिक संरचना के समानता पाया जाना इस बात का सूचक है कि पहले का क्षेत्र किसी एक ही भूखंड का हिस्सा था। फिर इन्होंने बताया हिमयुग के प्रमाण, कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया महाद्वीप पर हिमयुग आया और इस कारण सभी महाद्वीपों में हिमयुग के अवशेष प्राप्त हुए और सभी महाद्वीपों में हिमयुग के अवशेष प्राप्त होना इस बात का सूचक है कि आर में सभी महाद्वीप एक ही भूखंड में थे। तो यह था अपन कहें कि सिद्धांत। अगला सिद्धांत आपका आता है होम्स का सहवनीय तरंग सिद्धांत। यह सिद्धांत आया था 1930 के दशक में और होम्स ने सहवनीय तरंग सिद्धांत दिया और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे और इसका सिद्धांत निम्न उद्देश्य पर आधारित था। होम्स ने क्या बताया? होम्स ने बताया कि यह जो पृथ्वी है तो इसका जो निचला भाग है ये दुर्बलता मंडल में है और इसको अंग्रेजी में एंथोनोस्फीयर कहते हैं और यह अर्ध तरल अवस्था में है। यहाँ से जब ऊष्मा संकोचन होकर ऊपर जाती है तो ऊपरी परत यानी स्थल मंडल लिथोस्फीयर से टकराती है। तो टकराने के बाद में जब यहाँ से गति करती है संकोचन से जो पृथ्वी ऊपर उठती है तो दो भागों में जाती है इस तरीके से। तो इसी तरह इन्होंने बताया कि महाद्वीपों का निर्माण हुआ। आगे अपन की विशेषताएं अपन इसको देखेंगे, जैसे पेंजिया का विखंडन तथा महाद्वीपों के प्रवाह के कारण जानना, ज्वालामुखी उत्पत्ति की व्याख्या करना और वलित पर्वत की उत्पत्ति का पता लगाना इस सिद्धांत का उद्देश्य था। सिद्धांत की व्याख्या की बात करें, होम्स के अनुसार धरातल के लगभग 200 किलोमीटर गहराई में चट्टान अत्यधिक तापमान के कारण अर्धतल अवस्था में है और जिसे होम्स ने एंथोनोस्फीयर दुर्बलता मंडल नाम दिया और ये मेंटल सीमा का ऊपरी हिस्सा ये क्षेत्र ज्वालामुखी लावे का स्रोत भी रहे हैं। आगे इन्होंने बताया कि होम्स के अनुसार जैसे जैसे धरातल गहराई में जाते हैं वैसे वैसे रेडियो एक्टिव तरंगों की मात्रा बढ़ती जाती है। इस कारण गहराई में जाने पर प्रत्येक 32 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। इस कारण दुर्बलता मंडल अत्यंत गर्म अतरल अवस्था में है। इस क्षेत्र में अत्यंत गर्म होने के कारण उष्मा तरंग उत्पन्न होती है जो निम्न दो प्रकार का संचलन करती है। एक है ऊर्ध्वाधर संचलन। यह संचलन दो प्रकार का होता है, ऊपरमुखी और अधोमुखी। दुर्बलता मंडल से भूपटल की ओर संचलन करने वाले उष्मा तरंगों को ऊपरमुखी तरंगे कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पेंजिया सहित विभिन्न भूखंडों का विखंडन हुआ, जैसे ज्वालामुखी उद्गार, पर्वत घाटियों व कटकों का निर्माण हुआ। यह ऊपरमुखी से हुआ। अधोमुखी की बात करें, जब उष्मा तरंगे सियोल के नीचे के भाग में पुनः दुर्बलता मंडल की ओर आती है उसे अधोमुखी तरंगे कहा गया। इसके परिणाम स्वरूप नीचे क्षेत्रों घाटियों का निर्माण हुआ। अगला है क्षैतिज संचलन। उष्मा तरंगों के क्षैतिज संचलन दो है, एक है तनाव बल और दूसरा संपीड़न बल। जब उष्मा तरंग एक दूसरे के विपरीत संचलन करती है तो मध्य के भाग में तनाव बल उत्पन्न होता है और इस बल के परिणाम स्वरूप धरातलीय भूखंड एक दूसरे से टकराते हैं। दूसरा, जब उष्मा तरंग एक दूसरे की गति करती है दोनों ओर तो इसके कारण उत्पन्न बल संपीड़न बल का, इसके परिणाम स्वरूप वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। तो यह आपका था सिद्धांत। अगला है हैरी हेस का सागर नीतल सिद्धांत। यह आया था 1960 में। आपको इसमें यही ध्यान रखना विशेष रूप से कि सागर नीतल सिद्धांत किसने दिया, तो हैरी हेज ने। और हैरी हेज ने भी यही विशेषताएं बताई है जो होम्स ने बताई थी कि दुर्बलता मंडल है और अर्धतल अवस्था में है, यहाँ से उष्मा तरंगें निकलती हैं और फिर ज्वालामुखी निकलता है और इस तरीके जो सबसे नज़दीक होती है नवीन होती हैं, जो सबसे दूर पर्वत हैं वे अधिक आयु के होते हैं। इसी तरीके से इन्होंने ये बताया है और इसकी बातें अपन देख लेते हैं। 1960 के दशक में हैरी हेज ने ये सिद्धांत दिया। मान्यता की बात करें तो देखिए, हैरी हेज ने अपना सिद्धांत सागर के नीतल के संदर्भ में दिया। पहला सिद्धांत था जो सागरों से संबंधित था। हैरी हेज के अनुसार उष्मा तरंग के ऊर्ध्वाधर संचलन के कारण धरातल के क्षेत्र में दरार उत्पन्न करती है। इस दरार में मैग्मा चैम्बर का मैग्मा दरार ज्वालामुखी उद्गार के रूप में बाहर आता है। परिणाम स्वरूप महासागर कटा का निर्माण होता है और भविष्य में भी यह ज्वालामुखी उद्गार होता है और जैसे जैसे ये उद्गार होता है वैसे वैसे पुराने चट्टानों खिसकाव आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सागर के नीतल में प्रसरण हो जाता है। इस कारण कटक और मध्यवर्ती भाग हमेशा नवीनतम होते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। इस कारण कटक के केंद्र से दूर हो जाते हैं और कटक की चट्टानों की आयु वृद्धि होती है। इस प्रकार सबसे नवीनतम चट्टान कटक के पास और पुरानी सबसे दूर होती है। यह हैरी हेज का सिद्धांत था। तो कुल मिलाकर सिद्धांतों में आपको जो मैंने अभी सिद्धांत आपको बताए, इसमें आप विशेष रूप यही ध्यान रखना है किसने सिद्धांत दिया, कब दिया और उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वह याद कर लेना। अगला है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत और इस सिद्धांत की बात करें तो यह पहला एकमात्र सिद्धांत है जिसके भूभौतिकी की सभी घटनाओं की उत्पत्ति वैज्ञानिक व्याख्या की
1960 के दशक में सिद्धांत आया था। इसमें बात करें तो मॉर्गन ने और पार्कर ने इस संपूर्ण सिद्धांत को संकलित किया। इस कारण मॉर्गन को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का पिता कहा जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद रख कर लेना। अगला है ट्रूजो विल्सन। वर्ष 1965 के भूखंडों के लिए 65 में भूखंडों के लिए प्लेट शब्द का पहली बार प्रयोग ट्रूजो विल्सन ने किया था। यह भी महत्वपूर्ण है। आयलर ने वर्ष 1968 में आयलर ने प्लेटों की गति का नियम दिया। इसके अनुसार महासागरीय प्लेटें प्रति वर्ष 5 cm तथा महाद्वीपीय प्लेटें प्रति वर्ष 2 cm गति कर रही है। और हैरी एस्ट ने सागर नीतल प्रसरण के जरिए इस सिद्धांत को और मजबूत कर दिया। तो ये कुछ आपको ध्यान में रखनी है। प्लेटों के प्रकार की बात करें तो विभिन्न आधारों पर प्लेटों को निम्न भागों में बांटा गया है। 2 भाग है क्षेत्र के आधार पर, महासागरीय प्लेटें और महाद्वीपीय प्लेटें। महासागरीय जो प्लेटें होती है उनका घनत्व अधिक होता है, बेसॉल्ट से निर्मित होती है, गति अधिक होती है। प्रशांत प्लेट इसकी विशेषताएं हैं और अधिक संख्या में ये प्लेटें होती है। महाद्वीपीय घनत्व कम होता है, अवसाद निर्मित होती हैं, गति कम होती है। उदाहरण की बात करें तो अफ्रीकी प्लेट इसकी प्रमुख उदाहरण अपन मान सकते हैं। फिर है महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण से क्या होता है। महाद्वीपीय दोनों ही। तो 2 महाद्वीपीय प्लेटों के एक दूसरे के और अभिसरण का सर्वोत्तम उदाहरण यूरेशियन प्लेट तथा भारतीय उपमहाद्वीपीय अभिसरण है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य टकराव की प्रक्रिया स्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट से वलित पर्वतों का निर्माण और तीव्र भूकंपीय घटनाएं होती है। और महासागरीय प्लेट से शैलों का निर्माण होता है, महासागरीय गर्त का निर्माण होता है और द्वीपीय सापों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी क्रियाओं भूकंपीय घटनाओं का निर्माण होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप एक एक बिंदु को याद कर लेना कि इन प्लेटों से टकराव से किन किन घटनाओं का निर्माण होता है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया है। फिर है सीमांत के आधार पर प्लेटों के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार की प्लेटें हैं, अपसारी, अभिसारी और संरक्षित। पहली है अपसारी प्लेट। और अपसारी प्लेट में क्या होता है, दोनों प्लेटें यानी विपरीत गति करती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती हैं तो उसे अपसारी प्लेट गति तथा उन प्लेटों के अंतिम भाग को टूटकर अलग हुआ उस प्लेटों का अपसारी सीमांत कहा जाता है। दोनों प्लेटों और सीमांतों के मध्य ज्वालामुखी और लावा जम जाता है। जो सीमांतों का आगे बढ़े हुए क्षेत्र को प्लेट की सीमा बाउंड्री कहा जाता है। और इन बाउंड्री के मध्य भाग जो निचला क्षेत्र होता है उसे मिडवे घाटी और मीडियल घाटी कहा जाता है। इन गति के प्रभाव से क्या निर्मित होता है, ज्वालामुखी, भूकंप, मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण। इस निर्माण कारण इसे रचनात्मक निर्माणकारी प्लेट भी कहा जाता है। तो यह आप ध्यान रखना है अपसारी प्लेट में। और अपसारी गति के कारण महासागरों के नीतल में प्रसार अन्य महासागरीयों के संबंध में सकुशल हो जाता है। अंटार्कटिक महासागर स्थिति मध्य अंटार्कटिक कटक प्रसार कारण अमेरिका और अफ्रीका में खिसका हो रहा है और इसके कारण प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है। अंटार्कटिक महासागर चौड़ा हो रहा है और हिंद महासागर आंशिक रूप से चौड़ा हो रहा है। यह महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखना आप। फिर अगली है अभिसारी गति। अभिसारी गति में क्या होता है, दोनों प्लेटें आपस में टकराती है और जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती है तो अभिसारी गति और प्लेट के आगे वाले भाग को अभिसारी सीमा कहा जाता है। और 2 प्लेटों के मध्य अभिसरण होता है और अधिक घनत्व की प्लेटें नीचे धंस जाती है तथा मैग्मा चैम्बर में धीरे धीरे अर्ध अवस्था में परिवर्तन होती रहती है। इससे मैग्मा की मात्रा उष्मा तरंगों की आवृत्ति भी बढ़ जाती है जो कि धरातल पर ज्वालामुखी और भूकंप के कारण बनती है। और वहीं जो कम घनत्व की प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती है इससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। और भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट अभिसरण हिमालय का निर्माण हुआ, यह इसी का उदाहरण है। वह क्षेत्र जहाँ प्लेटें अवक्षेपित होती होना आरंभ करती हैं अर्थात 2 प्लेटों के मध्य स्पर्श क्षेत्र बेनी ऑफ जॉन कहा जाता है। यानी टकराना जब शुरू होती है ना तो उससे कहते हैं बेनी ऑफ जॉन। सो कि इस प्लेट का विनाश होता है इसलिए इसे विनाशकारी सीमांत कहते हैं। अगली है संरक्षित सीमांत गति। जब 2 प्लेटें एक दूसरे की सीमित होकर गुजर जाती हैं तो इन न नवीन प्लेटों का निर्माण होता है नई प्लेटों का निर्माण होता है और इस कारण इसे संरक्षित प्लेट भी कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न घटनाएं होती है, भूकंप, ज्वालामुखी, वर्षण, महासागरीय द्वीप सापिये आदि। तो ये आपकी प्लेटें थी। अब कुल मिलाकर बात करें तो आकार के आधार पर प्लेटों की बात करें इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है वृत्त प्लेटें जो बड़ी प्लेटें हैं, यह है आपकी 6 कुल मिलाकर। मॉर्गन ने दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को एक ही माना। वर्तमान में इसकी संख्या 7 है। 7 कौन सी है अपन देख लेते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्लेट, पूर्णतः महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आर्कटिक प्लेट, यानी कुल मिलाकर यह 6 प्लेटें हैं। और लघु प्लेटों की बात करें तो वे प्लेटें जिसका क्षेत्रफल
1 से 2 करोड़ किलोमीटर के मध्य हो लघु प्लेटें कहलाती है। वर्तमान इनकी संख्या 15 मानी जाती है। जो प्रमुख है कैरोलिन प्लेट भारत फिलीपींस के मध्य और सोमानिया प्लेट। अगली है कॉकस जो पेरू में है अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेटों के मध्य। और नज़्गा यह भी पेरू में है पैसिफिक प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के मध्य। कैरिबियन प्लेट ये वेस्ट इंडीज में है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य। ग्रीनलैंड प्लेट सर्वाधिक गतिशील प्लेट है। जुआन डी फोगा प्लेट प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका प्लेट के मध्य स्थित है। सूक्ष्म प्लेटें 1 करोड़ से भी कम किलोमीटर में होती हैं। और तो ये आपके प्लेटें होगी। अब कुछ और सिद्धांत है जिसके सिर्फ नाम और किसने दिया ये ध्यान रखना है। पेनी प्लान डेविस ने दिया। आधार तल सिद्धांत पॉवेल। महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत डेली। स्थल सेतु का सिद्धांत गैगरी। तापीय चक्र का सिद्धांत जॉली। रेडियो धार्मिक सिद्धांत जॉली। तापीय सकुशन सिद्धांत जेफरीज। तो यह आज का टॉपिक आज आपके लिए था महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। काफ़ी अपन कहें कि थोड़ा सा डीपली टॉपिक है और इसलिए आपको विशेष रूप से यही ध्यान रखना है इसमें इसमें किस विद्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया कब दिया, थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। फिर जो प्लेटों की संख्या गति और क्या इसके प्रभाव होते हैं ये ध्यान रख लेना। लगभग यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में और देखेंगे अपन कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।